मैं पुनीत आप सभी का स्वागत करता हूं फैंटेसी घोस्ट स्टोरीज के एक और नए वीडियो में। और आज हम फिर से स्किन वॉकर्स की कुछ सच्ची डरावनी कहानी सुनने जा रहे हैं। तो अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की पहली घटना की तरफ। आज की जो पहली घटना है वो हमारे साथ शेयर की है मिलर जी ने। तो आगे की घटना हम मिलर जी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिलर है और ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे और मेरी एक दोस्त के साथ पेश आई है। पिछले साल मैं कैंपिंग के लिए हॉन्टन नाम की एक जगह पे गया हुआ था। यह जगह देखने में वाकई बहुत सुंदर है। यहाँ पर आमतौर पे फैमिली वाले और हाइकर्स कैंपिंग करने के लिए आते हैं और यह जगह दिखने में बहुत ही सुंदर है। इसलिए मेरे और मेरे एक दोस्त ने यह फैसला किया था कि हम इसी जगह पर कैंपिंग करेंगे। हम लोगों ने जरूरी सामान ले लिया था और निकल पड़े उस जगह की तरफ। हमने सब कुछ अच्छे से प्लान किया था। कार पार्क की कोल्हा रेंज के पास जो स्टेट रूट 260 है वहां पर बड़े बोर्ड पे कुछ नियम लिखे थे जो हमको फॉलो करने थे। साइन अप सीट में हमने अपना नंबर और गाड़ी का नंबर लिखा। मेरे पास रेंजर स्टेशन से लिए हुए नक्शे की फोटोकॉपी भी थी। प्लान सिंपल था, ऊपर तक हाइक करना, अंधेरा होने से पहले लौटना, खाना जल्दी पकाना और नदी से थोड़ी दूर किसी पुराने फायर रिंग वाली जगह पर कैंप करना। सब कुछ नियम से ही किया ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो। जो रास्ता था वो नदी के किनारे किनारे होकर जा रहा था। साथ ही में पानी की लगातार आवाज आ रही थी। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हवा और ठंडी होती जाती। हम आराम से चलते हुए बातें कर रहे थे। दोपहर होते होते हमें एक आदमी मिला जो नीचे की तरफ आ रहा था। उसकी उम्र तकरीबन 60 साल रही हो। सिर पर नारंगी टोपी, कैनवास जैकेट, हाथ में एक छड़ी थी। और हमने उससे बोला कि आगे का सफर कैसा है। उसने बस इतना बोला, ठंड होने से पहले मैं अपने ट्रक तक पहुंचना चाहता हूं। हम लोग उसकी यह बात सुनने के बाद हम लोग कुछ नहीं बोले। हम साइड हो गए और उसे निकलने दिया। हम हॉर्टन स्प्रिंग तक नहीं पहुंच पाए। सोचा कि अंधेरा होने वाला है और आगे जाना ठीक नहीं है। अंधेरा होने से पहले हम यहीं रुककर खाना बना लेते हैं। कैंप भी हमें जैसा चाहिए था वैसा ही हमने किया। हमने नदी से तकरीबन 200 फीट दूरी पर एक पुराने पत्थर वाली फायर रिंग के पास अपना कैंप लगाया। जमीन पर कोई भी कचरा नहीं था। खाना भी हमने सीधा साधा ही बनाया, रेमन, ट्यून्स और चाय। हमने जो आग जलाई थी वो भी छोटी ही जगह पर जलाई थी क्योंकि आसपास पत्ते गिरे हुए थे और नमी भी थी। सूरज ढलते ढलते ठंड बढ़ती गई। हम आग के पास बैठ के सोच ही रहे थे कि ट्रेल पर जाकर तारे देखे या नहीं। तभी अचानक हमको कदमों की आवाज सुनाई दी। वे नदी के दूसरी तरफ से आ रही थी और तभी हमें आग की रोशनी में एक परछाई दिखाई दी जो किनारे पे खड़ी हुई थी। हमने उधर की तरफ देखा तो अंधेरे में हमें कुछ साफ तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन हमने देखा कि वो वही आदमी है शायद जिसे हमने दोपहर के समय ट्रेल से नीचे जाते हुए देखा था। उसने सर पे वही टोपी पहन रखी थी जो उसने नीचे उतरते समय पहनी थी। और तभी उस आदमी की एक आवाज आई, क्या मैं भी अपने हाथ सेक सकता हूँ? हम लोगों ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने उस आदमी से बोला, हाँ क्यों नहीं, आ जाइए आप भी आग के पास। लेकिन वो वहीं पे खड़ा रहा और बार बार यही बात दोहराते रहा कि मैं हाथ सेक लूं। हम लोगों को लगा शायद कोई पागल होगा। उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा, यार मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अभी मेरे दोस्त ने इतना ही बोला था कि तभी वो आदमी जो हमारे सामने खड़ा था उसने भी वही शब्द दोहराया, यार मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। उसकी यह बात सुनने के बाद हम दोनों सन बन रह गए और देखते देखते उस आदमी ने हम दोनों के नाम लिए। आश्चर्य की बात यह थी कि हम दोनों ने उसे अपना नाम नहीं बताया था, तो उसे हम दोनों का नाम कैसे पता चला? हमने बस कुछ ही सेकंड के लिए उससे नजरें फेरी थी और जैसे ही सामने देखा वह आदमी अब वहां पे नहीं था। यह देखने के बाद हम थोड़ा तो डर गए थे। हमने कहा शायद वो पागल होगा जो यहाँ पे आया है, लेकिन सोचने की बात यह थी कि उसे हम दोनों का नाम कैसे पता था। हम यही सब सोच ही रहे थे कि हमें एक गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ सुनने के बाद हम दोनों ज़्यादा डर गए
और तुरंत हम अपने टेंट के अंदर घुस गए। टेंट के अंदर घुसने के बाद हमें आग की रोशनी में किसी की परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन यह परछाई बहुत लंबी थी, तकरीबन 8-9 फीट लंबी। देखने में वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला लग रहा था और उसकी चाल किसी इंसान जैसी नहीं थी। और तभी बाहर से मेरी आवाज़ आई। ये कैसे हो सकता था? मैं तो टेंट के अंदर बैठा हुआ था, तो बाहर से हूबहू मेरी आवाज़ कैसे आ रही है? ये सारी चीज़ें देखने के बाद मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों बुरी तरह डर चुके थे और अब सोच रहे थे कि यहाँ से कैसे बाहर जाएं। उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा, क्या हम लोग देखें बाहर क्या है? मैंने उसे मना किया और तभी मेरे दोस्त ने टेंट का जिप खोल के हल्का सा बाहर देखा। अभी उसे कुछ ही सेकंड हुए होंगे कि उसने तुरंत टेंट की जिप बंद कर दी। उसके हाथ पैर सभी कांप रहे थे। मैंने उससे पूछने की कोशिश की कि बाहर क्या है, लेकिन वो कुछ बताने को राजी ही नहीं था। फिर मैंने भी टेंट की जिप हल्की सी खोलकर जब बाहर देखा, तब मैंने उस जीव को देखा था। वो 7-8 फीट से बहुत ज़्यादा लंबा था, एकदम दुबला पतला। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हड्डियां बाहर आ रही हैं। उसका सर बहुत ही लंबा और उसकी आंखें बिल्कुल पीली कलर की चमक रही थी और बाहर एक अजीब सी बदबू थी जो बर्दाश्त से बाहर थी। और तभी मैंने देखा कि वो जीव मेरी ही आवाज़ में मुझे बाहर बुला रहा है। और अब हमें पता चल चुका था कि यह सारी हरकतें वे जीव ही कर रहा है। ये सब देखने के बाद मैं बुरी तरह डर गया और मैं भी टेंट के अंदर वापस आ गया और तुरंत जीप बंद कर लिया। हम दोनों कई घंटों तक उसी टेंट के अंदर बैठे रहे और ये मनाते रहे कि जल्दी सुबह हो जाए और वे चीज़ यहाँ से चली जाए। सुबह होने में भी काफ़ी समय लग रहा था, लेकिन काफ़ी समय बाद आखिरकार सूरज की पहली किरण पड़ी और हमें उस जीव की कदमों की आवाज़ सुनाई दी जो हमारे टेंट से दूर जा रही थी। जब हम बाहर निकले तो बाहर हमें बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान मिले। हमारी आग अभी भी जल रही थी और शायद यही एक वजह थी कि वो जीव हमारे पास तक नहीं आ पाया। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो आग बुझ गई होती तो आज हमारा क्या होता। उसके बाद हम लोगों ने अपना सामान समेटा और वहाँ से तुरंत निकल गए। और जब घर पहुँचने के बाद मैंने इस चीज़ के बारे में रिसर्च किया तो मुझे स्किन वॉकर के बारे में पता चला। ये एक ऐसा जीव होता है जो लोगों की आवाज़ निकाल के उन्हें भ्रमित करता है, और अगर कोई इसके जाल में फंस जाता है तो वो कभी भी जिंदा नहीं बचता। स्किन वॉकर कभी भी आग के पास नहीं आते हैं और शायद इसीलिए हम दोनों बच गए। उसके बाद हम दोनों ने कैंपिंग करना छोड़ ही दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली घटना। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चलिए इसी के साथ मैं आपको लेके चलता हूँ आज की दूसरी घटना की तरफ। मेरा नाम एथेन है और मैं कनाडा का रहने वाला हूँ। और ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ कुछ दिन पहले पेश आया है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही रिकवर हुआ हूँ। मैं हॉस्पिटल में था। मेरे बाएं हाथ पे फ्रैक्चर आ गया था और ये फ्रैक्चर मुझे क्यों आया था, आइए मैं आपको बताता हूँ। यह आज से तकरीबन 7-8 दिन पहले की बात है। मैं लेकआउट मिडोया के जंगल में कैंपिंग करने के लिए गया हुआ था। मेरा सिंपल प्लान था एक नाइट की कैंपिंग करना और उसके बाद वापस आ जाना। मैंने सारा प्लान बनाया और एक दिन सुबह ठीक 10 बजे मैं वहाँ के लिए निकला। जब मैं लेकआउट मिडोया के जंगल के पास पहुँचा तो मैंने वहाँ पे अपना रजिस्टर नंबर दिया और अपना नाम लिखवाया। उन्होंने मुझे एक मैप देते हुए कहा ये जंगल का मैप है। जब मैंने जंगल का मैप देखा तो मुझे एक अच्छी जगह मिली जहाँ पर मुझे जाना था। ये जगह यहाँ से तकरीबन 7-8 मील दूर थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहीं पर चला जाए। उसके बाद मैं उस तरफ निकल पड़ा। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, बड़े बड़े पाइन के पेड़ और आसपास मुझे छोटे मोटे जानवर दिखाई दे रहे थे। जंगल में काफ़ी हलचल थी। तकरीबन 5-6 मील चलने के बाद मुझे 2 हाइकर मिले जो कि उधर से लौट रहे थे। मैंने उन्हें ये मैप दिखाया और उसके बाद मैंने पूछा कि ये जंगल कैसा है और यहाँ पर आप लोगों को नज़र में कोई अच्छी हाइकिंग स्पॉट्स है। तो उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि अपना ध्यान रखना। और उसके बाद वे दोनों हाइकर्स नीचे की तरफ चले गए
मैंने उनकी इन बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और उसके बाद मैं वापस चल पड़ा। तकरीबन 1-2 मील चलने के बाद मैं उस जगह पर पहुंचा तो मैंने पाया कि वह जगह वाकई में बहुत सुंदर है। आसपास बिल्कुल कचड़े नहीं थे, बस ठंड के मौसम होने के कारण पेड़ों की पत्तियां नीचे गिरी हुई थी जो कि सुनहरे रंग की थी। आसपास की मिट्टी में नमी थी और अब शाम भी होने लगी थी तो इसीलिए वहाँ की हवा एकदम ठंडी हो गई थी। मैंने सोचा कि जल्दी से कैंप लगाकर आग जला लेनी चाहिए। उसके बाद मैंने तुरंत नदी के किनारे ही कैंप लगाया और एक रिंग बनाई जिसके अंदर मैंने आग जलाई। उसके कुछ देर रुकने के बाद मैंने खाना बनाया और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली जाए ताकि रात तक मैं यहाँ पर आग जला सकूं। क्योंकि आप लोग को पता है जंगल में ऐसे जानवर होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैंने सूखी लकड़ियाँ खोजने का योजना बनाया और जंगल के अंदर सूखी लकड़ियाँ खोजने चला गया। जब मैं सूखी लकड़ियाँ खोज रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने इधर उधर देखा भी लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। जब मैं लकड़ियाँ लेकर वापस आ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, लेकिन जब मैं उधर देखता तो मुझे वहाँ पे कुछ नहीं दिखाई पड़ता। उसके बाद मैं वापस अपने टेंट के पास आ गया और आग के अंदर और लकड़ियाँ डाल दी। उसके बाद मैंने खाना खाया और तकरीबन 10 बजे तक वहीं बैठकर आसपास के जंगल को और उसकी शांति को महसूस करने लगा। लेकिन अभी भी मुझे वो डर महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे अभी भी कोई देख रहा है। उसके बाद तकरीबन 10:30 बजे करीब मुझे नींद आने लगी, इसलिए मैं टेंट के अंदर चला गया और टेंट के अंदर जाने के बाद मैंने जिप बंद किया और कान में ईयरबड्स लगाकर गाने सुनने लगा। तकरीबन कुछ ही घंटे हुए होंगे तो मुझे बाहर से किसी की परछाई दिखी जो कि आग के कारण मेरे टेंट के ऊपर बन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे टेंट के पास कोई आया हुआ है। मैंने अपने कान से बड्स निकाले और मैंने बाहर की तरफ आवाज़ दी, बाहर कौन है? आपको कुछ मदद चाहिए तो बताइए। लेकिन बाहर सिर्फ खामोशी थी। वो चीज़ जो भी थी बिल्कुल स्थिर एक जगह पर खड़ी थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो तकरीबन 9 या 10 फीट लंबा होगा। लेकिन यही चीज़ मुझे सोचने पर मजबूर कर दी कि कोई भी इंसान इतना लंबा तो हो ही नहीं सकता और कोई जानवर भी अपने 2 पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो ठीक 2 पैरों पर खड़ा था। लेकिन एक और बात उसमें बहुत अजीब थी कि उसकी परछाई बहुत दुबली पतली टेंट के ऊपर पड़ रही थी और वो बहुत अजीब ढंग से खड़ा था। मुझे लगा शायद कोई बीमार आदमी होगा। मैंने टेंट का जिप हल्का सा खोल के बाहर देखा और तभी वो चीज़ जो भी थी मेरे जिप खोलते ही पास की झाड़ियों में कहीं भाग गया। मुझे लगा शायद कोई पागल होगा। उसके बाद मैंने जिप वापस बंद कर दी, लेकिन मुझे अभी भी हल्का हल्का डर लग रहा था कि अगर वो कोई चोर हुआ तो मेरा क्या होगा। उसके बाद मैं टेंट में कई घंटों तक बैठा रहा, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। तकरीबन कुछ घंटों के बाद मेरी आँख खुली किसी के कदमों की आवाज़ से। जब मैंने अपनी आँख खोल के देखा तो पाया कि फिर से वही परछाई मेरे टेंट के ऊपर पड़ रही है। लेकिन इस बार मैंने कोई भी हलचल नहीं की और चुपचाप ऐसे ही बैठा रहा कि तभी बाहर से एक आवाज़ आई, बाहर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन यह आवाज़ सुनने के बाद मैं बुरी तरह डर गया, क्योंकि वह आवाज़ हूबहू मेरी तरह थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो अंदर हूँ, तो बाहर कौन है? ये चीज़ सुनने के बाद मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैंने धीरे से टेंट की जीप खोल के बाहर देखने की कोशिश की और तब मुझे वो चीज़ दिखी। वो तकरीबन 10 फीट लंबी थी, एकदम दुबली पतली। उसकी चमड़ी एकदम सफ़ेद थी, उसकी आंखें पीले रंग की चमक रही थी, उसके पैर टेढ़े मेढ़े थे, यहाँ तक उसका जबड़ा भी इंसान के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और मैं देख पा रहा था कि वही मेरी आवाज़ की नकल कर रहा है। यह देखने के बाद मैं बुरी तरह डर गया, लेकिन मैं देख पा रहा था कि वो आग के पास नहीं आ रहा है। मुझे समझते देर नहीं लगी
कि उसको आग से डर लग रहा है। मैं तुरंत हिम्मत करके टेंट से बाहर निकला और आग के पास जाके उसमें और लकड़ियां डालना शुरू कर दिया ताकि ये आग बंद ना हो। लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, उसी दौरान बारिश होने लगी जिसके कारण वह आग बुझ गई। ये सब देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया और वह जीव जो भी था जो मेरे से तकरीबन कुछ दूर खड़ा था वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। ये देखने के बाद मैं बुरी तरह डर गया और मैंने कुछ नहीं सोचा और उधर से भागने लगा। भागते भागते मुझे ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ मेरा पीछा कर रही है। मुझे अब अंदर से फील हो रहा था आज मैं जिंदा नहीं बचने वाला। भागते भागते तकरीबन मुझे कुछ ही देर हुए होंगे कि मुझे सामने एक ट्रक दिखाई दी जिसके अंदर 2 लोग बैठे हुए थे। शायद वो भी यहाँ कैंपिंग करने आए हुए थे और बारिश की वजह से अपने ट्रक में चले गए। मैं वहाँ पहुँचा और मैंने जाकर उनके ट्रक का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। उनमें से एक व्यक्ति जग गया और उसने तुरंत ट्रक का दरवाज़ा खोल दिया। मैं तुरंत ट्रक के अंदर घुसा और मैंने उन्हें सारी बात बताई। तो उन्होंने भी बताया कि उन्हें भी कुछ आवाज़ें महसूस हुई थी, लेकिन उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया और बारिश होते ही वे ट्रक के अंदर आ गए ताकि बारिश से बच सके। और तभी वे जीव हमारे ठीक सामने आकर खड़ा हो गया और तभी मैंने तेज चिल्ला के कहा, वो देखो, वो चीज़ सामने खड़ी है। और तब जाकर उन लोगों को मेरी बात पे विश्वास हुआ। उन लोगों ने भी ट्रक की रोशनी में उस चीज़ को देखा था, लेकिन जैसे ही वो ट्रक वाले ने ट्रक की हॉर्न बजाई वे जीव जो भी था जंगल की तरफ वापस भाग गया। यह सब देखने के बाद हम तीनों बुरी तरह डर गए थे और उसी वक्त उस आदमी ने ट्रक घुमाया और हम उस जगह से निकल गए। और उस जीव से भागते भागते मैं कई जगह पर गिर गया था जिसके कारण मेरे हाथ मुड़ गए थे। और जब मैं रेंजर स्टेशन पहुंचा तो मैंने ये सारी बात उन लोगों को बताई। उन्होंने मेरी हालत देखकर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द था। अगले दिन मैं फॉरेस्ट रेंजरों के साथ जाके अपना सामान लेकर आया। वहाँ पे जब उन्होंने देखा तो वाकई में वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पंजों के निशान थे और उन्होंने मेरी बात पे यकीन किया और उस जगह को परमानेंट सील कर दिया और वहाँ पे किसी की जाने की अनुमति नहीं थी। और आज भी जब मैं इस घटना को याद करता हूँ तो मैं बुरी तरह डर जाता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि अगर उस दिन वो दोनों ट्रक वाले मुझे नहीं मिले होते तो आज मेरा क्या होता, क्या आज मैं जिंदा होता या नहीं, ये भी मुझे नहीं पता। तो यही थी मेरी घटना। तो दोस्तों, यही थी ईथन जी की घटना। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की तीसरी घटना की तरफ। आज की जो अगली घटना है वो टॉम जी की है। तो आगे की घटना हम टॉम जी का ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। मेरा नाम टॉम है और मेरे भाई का नाम बैन है। हम दोनों अमेरिका में रहते हैं। यह बात उस रात की है जब मैं और मेरा भाई होली लेक पर गए थे। यह जगह वाइट माउंटेन अपाच की ज़मीन पर पड़ती है। हमने प्लान किया था कि हम एक रात कैंपिंग और फिशिंग करेंगे और अगले दिन घर लौट आएंगे। सुबह सुबह हमने वहाँ का शिपिंग स्पॉट परमिट लिया और साथ ही में कैंपिंग का भी परमिट ले लिया था। वहाँ पास में ही एक बोर्ड पड़ा हुआ था जिसके ऊपर साफ साफ अक्षरों में लिखा था कि जंगल के अंदर चुप रहो, कचरा मत फैला, आग सिर्फ रिंग के अंदर ही जलाओ और ट्रेल से बाहर मत जाओ। ये सब नियम हमको बिल्कुल ठीक लगे और हमने उसे मान भी लिया। और फिर उसके बाद हम अपनी हाइकिंग स्पॉट की जगह पर निकलने लगे। शाम होने लगी थी। जब हम झील के किनारे पहुंचे, पानी एकदम कांच की तरह ठंडा पड़ा था। किनारे पर बर्फ की हल्की हल्की परत जमने लगी थी। मेरे भाई ने मुझे बोला कि टॉम चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैंने कहा अगला हाइकिंग स्पॉट यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है और वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी क्योंकि अब सूरज भी ढलने लगा था। हमने ट्रक को थोड़ा पीछे खड़ा कर दिया, खाना टोक में रख दिया और लैम्प को एक पेड़ की टहनी पर टांग दिया। बैन मोटर को चेक कर रहा था और मैं फिशिंग रोड सेट कर रहा था। तभी बेन को एक आवाज़ सुनाई दी। उसने बोला, टॉम तुमने कुछ बोला क्या? मैंने कहा नहीं, मैं तो यहाँ फिशिंग रोड सेट कर रहा हूँ। उसका बाद बैन दोबारा काम करने लगा। फिर अभी कुछ ही देर हुए होंगे कि बैन को दोबारा एक आवाज़ सुनाई दी, लेकिन यह आवाज़
कहीं और से आई थी। तभी बेन ने मेरे से धीरे से बोला, टॉम सुनो, कोई पेड़ के पास से मेरा नाम ले रहा है। मैंने झट से पेड़ की तरफ पलटकर देखा। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा शायद कोई और कैंपर होगा जो यहाँ पर आया होगा, और यही सबसे पहली गलती हमारी साबित होने वाली थी। हम नाव लेकर झील में धीरे धीरे आगे बढ़े। पानी एकदम खामोश था, बस मोटर की हल्की सी गुनगुनाहट की आवाज़ हमें आ रही थी और छोटी छोटी पक्षियों की भी आवाज़ हमें साफ साफ सुनाई दे रही थी। सब मिलाकर माहौल बहुत अजीब बन रहा था। हवा बिल्कुल ठंडी थी और वो हमारे सांस को चुभ रही थी कि तभी अचानक हमें झील के उस पार से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ तेज थी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर वही आवाज़ किसी दूसरी दिशा से आई और फिर से वही आवाज़ फिर हमारे पीछे से भी आई, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई रिकॉर्डिंग करके इस चीज़ को बजा रहा हो। मैंने बहन से कहा, शायद 2-3 कुत्ते होंगे जो आसपास टहल रहे हों और हमें अनजान समझकर हम पे भौंक रहे होंगे। पर मेरे दिल के अंदर एक डर ने कब्जा कर लिया था कि तभी मैंने देखा पेड़ों के उस पार एक लंबा सा साया खड़ा था। उसके हाथ में ना ही तो कोई हैंडलैम्प थी और ना ही कोई टॉर्च, बस एक अजीब तरीके से वो खड़ा होके हम ही देख रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह कोई इंसान है या फिर किस पेड़ की परछाई। उसी वक्त बेन ने मेरा नाम लिया और उसी पल झील के उस पार जो चीज़ खड़ी थी उसने भी मेरा नाम लिया, जैसे हमारे घर वाले हमारा नाम लेकर बुलाते हैं। मैंने उससे चिल्लाकर पूछा, कौन है वहाँ पर? कोई जवाब नहीं आया। वे साया बस एक ही जगह खड़ा रहा। उसके बाद बेन और मैंने एक दूसरे को देखा और जब वापस उधर नज़र डाली तो वो साया वहाँ से गायब था। उसके बाद हम जब किनारे लौटे तो मिट्टी पर हमें नंगे पैरों के बड़े बड़े निशान दिखे। मेरे पैर से भी लंबे निशान थे वे। बेन ने बोला, शायद कोई बच्चे का खेल होगा जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। और तभी कुछ दूर 2 पेड़ों के बीच से हमें वही साया फिर से खड़ा हुआ दिखाई दिया। इस बार वो हमारे और नज़दीक था। हमारी सांसें थम गई और उसी वक्त हमें गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। उस रात का हर एक सेकंड, हर एक आवाज़, हर एक हवा का झोंका हमें मौत जैसा लग रहा था। छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ने वाली थी। मेरी जो चाबियाँ थी वो मेरी जैकेट पे ही रह गई थी जो मैंने झील के दूसरे किनारे पर टांग रखी थी। बेन ने कहा, हमें यहाँ से लौटना होगा। उसके बाद मैं और बेन दोबारा भागते भागते नाव की तरफ बढ़े और उसके बाद नाव में बैठकर हम तुरंत दूसरे साइड पहुँचे। बेन ने कहा, रुको, मैं चाबियाँ लेकर आता हूँ। बेन दौड़कर मेरे जैकेट की तरफ बढ़ा ताकि वो ट्रक की चाबी ले सके और हम वहाँ से लौट सके। मैंने उसकी तरफ लैंप की रोशनी घुमा रखा था ताकि वो मुझे दिखाई दे सके। और तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ बेन के साथ साथ भाग रही हो। तभी मुझे एक साया दिखाई दिया जो वाकई बेन के साथ साथ ही भाग रहा था। ये सब देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गया। बेन ने जैकेट को झटके से खींचा, लेकिन तभी वो चीज़ जो भी थी उसने बेन के ऊपर हमला कर दिया। मैंने उस चीज़ के ऊपर टॉर्च डाली और तभी वो चीज़ मुझे दिखाई पड़ी। वो चीज़ तकरीबन 7-8 फीट लंबी होगी, किसी जानवर की तरह, या यूँ बोले किसी इंसान की तरह। उसकी पूरी चमड़ी सफ़ेद पड़ी हुई थी और सड़ी हुई थी। उसकी आंखें किसी पीली बत्ती की तरह चमक रही थी। लाइट पड़ते ही वो चीज़ जो भी थी वो पीछे की तरफ हुई और तभी मैंने बेन को ज़ोर से चिल्ला के कहा, भाग वहाँ से। उसके बाद बेन भागता हुआ मेरी तरफ आया और हम दौड़ते हुए जाकर ट्रक के अंदर बैठ गए। हमारे पास ट्रक की चाबी नहीं थी तो हम वहाँ से निकल भी नहीं सकते थे, लेकिन हम ज़्यादा देर तक ट्रक में भी नहीं रुक सकते थे। वह चीज़ जो भी थी शायद वो ट्रक तक भी आ जाए। हम कुछ देर वहीं बैठे रहे और उसके बाद हमें लगा कि यहाँ पर रुकना बेवकूफ़ी से कम नहीं है। मैंने बेन से कहा, चलो जल्दी निकलो, हम नाव की तरफ चलते हैं। शायद अगर हम झील की दूसरी तरफ चले जाएं तो हम यहाँ से बच जाएंगे। उसके बाद बेन ने कहा, हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं, अगर हम यहाँ से निकले तो वो चीज़ हमें मार देगी। लेकिन मैंने कहा,
हमारे पास यही तरीका बचा है उसे दूरी बनाए रखने का। हमने तुरंत ट्रक का गेट खोला और वहां से भागते हुए नाव की तरफ बढ़े। नाव को झील में डाली, पतली बर्फ टूटी और नाव धीरे धीरे चलने लगी। हमने मोटर भी नहीं चलाया ताकि शोर ना हो, बस हम धीरे धीरे नाव को चलाते आगे की तरफ बढ़ने लगे। हवा तेज थी, सांसों से धुआं निकल रहा था। मैंने बीच बीच में लैंप इधर उधर किनारे पर बढ़ाया, ये जानने के लिए कि कहीं वो चीज हमारा पीछा तो नहीं कर रही है। और तभी एक जगह, एक पेड़ की शाखा पर हमें एक पीली रोशनी दिखाई दी। चेहरा बिल्कुल मुड़ा हुआ था और वो चीज बहुत ऊंचाई पे बैठी हुई थी। वहां पर कोई इंसान भी नहीं जा सकता है, वो चीज इतनी ऊंचाई पे बैठी हुई थी। उसे देखने के बाद हम बुरी तरह डर गए और कैसे भी करके हम लोग आगे बढ़ते रहे। और साथ ही में बीच बीच में हमें किसी कुत्ते की आवाज़ तो कभी हमारी माँ की आवाज़ सुनाई देती थी, जो हमें अपने पास बुलाती थी। हम दोनों ये सब सुनकर पत्थर की तरह जम गए थे और जो रात थी वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और तभी हमें झील के किनारे से एक रोशनी चमकती हुई नजर आई। पहले तो हम डर गए कि शायद ये वही शैतान है, कि तभी हमें एक ट्राइबल ऑफिसर रैंप पर खड़ा हुआ दिखा। उसने हमें इशारे से बुलाया। हम डरते डरते उसके पास पहुंचे। हमने नाव किनारे लगाई और उसे ये सारी बात बताई। ये हमारी सारी बात सुनने के बाद उसने पूछा, तुमने यहाँ का परमिट लिया है? हमने उसे परमिट दिखाया और तभी वो बोला, आज ही सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ और बिना ग्रुप के यहाँ कभी भी कैंपिंग करने मत आना। हम लोगों ने उस चीज़ के बारे में उससे पूछा, लेकिन उसने हमें कुछ नहीं बताया। हम दोनों चुपचाप अपने टाउन तक पहुँचे, किसी से ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपने परिवार वालों को यह बात एक बार बताई थी, वो भी सीधे शब्दों में, लेकिन उन्होंने हमारा विश्वास नहीं किया। और उसके बाद यह बात हमने किसी को नहीं बताई, क्योंकि उस रात के बाद हम किसी भी पानी के पास चैन से सो भी नहीं पाते हैं और न ही जा पाते हैं, चाहे वो बड़ी झील हो या फिर कोई पार्क का छोटा सा तालाब। तो दोस्तों, ये थी टॉम जी की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे कहानी सुनना चाहते हैं, मैं आपके लिए उस टॉपिक्स पे कहानियाँ लेकर आऊँगा। वीडियो पर नए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली घटना की तरफ। आज की जो चौथी घटना है वो माइकल जी की है। तो आगे की घटना हम माइकल जी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। मेरा नाम माइकल है और मेरे सबसे अच्छे दोस्त का नाम है डैनियल। हम दोनों अमेरिका के एक छोटे से शहर में रहते हैं और बचपन से ही हमें बाहर घूमना, कैंपिंग करना और नई नई जगहों को खोज करने का बहुत शौक है। इस बार हमने सोचा था कि थोड़ा दूर जाकर कैंपिंग की जाए, कहीं एक ऐसी जगह पर जहां भीड़ ना हो, जहां सिर्फ पेड़ हो और पहाड़ हो और बीच में कोई झील हो। तभी डैनियल ने फिश लेक के बारे में नाम लिया। उसने कहा, वहाँ का जंगल बहुत खूबसूरत है भाई, दिन में सुनसान और रात में तो पूरा सन्नाटा रहता है, बस हमारी टॉर्च और हमारा कैंप ही रहेगा वहाँ। मुझे थोड़ी झिझक थी पर मैंने हाँ कर दी। सच कहूँ तो मैं हमेशा ऐसे ही थोड़ा सोच विचार करने वाला आदमी रहा हूँ, जबकि डैनियल उस टाइप का नहीं है। डैनियल थोड़ा अलग टाइप का है, वो हमेशा हर एक चीज़ में आगे रहता था। उसका एक कहावत थी, पहले चलते हैं बाद में सोचेंगे। यही चीज़ थी जो हम दोनों की दोस्ती को बैलेंस करके रखती थी। हमने अपनी कार में टेंट रखा जिसके अंदर स्लीपिंग बैग, खाने का सामान और हाइकिंग गियर, यह सारी चीज़ें थी। रास्ते में म्यूजिक चल रहा था, खिड़कियाँ खुली हुई थी और ठंडी ठंडी हवाएं अंदर आ रही थी। शहर से दूर होते होते मैं और डैनियल हम दोनों एक्साइटेड हो गए थे। मैं बार बार कह रहा था, भाई देखना इस बार कुछ अलग ही मज़ा आएगा, यहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। मुझे पता था कि उसकी यह बात किस हद तक सच होने वाली है। जैसे जैसे हम फिश लेक के पास पहुंचे, सड़क के किनारे बड़े बड़े पेड़ थे जो घने होते जा रहे थे। ऊंचे ऊंचे पाइन और एस्पन के पेड़ ऐसे लगे थे जैसे आकाश को छू रहे हो। कभी कभी हमें झील की हल्की सी झलक मिल जाती थी जिसकी सतह नीले और ग्रे रंग की चमक रही थी। शाम ढल रही थी, आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग चुका था। हवा ठंडी होने लगी थी। मैं ड्राइव कर रहा था और डैनियल बार बार अपने कैमरे से फोटो खींच रहा था। उसने कहा, भाई सोचो यहाँ रात में कैसी शांति होगी, हम आग जलाएंगे, ऊपर तारे देखेंगे
और खूब मस्ती करेंगे। मैंने हल्की मुस्कान दी और हाँ में जवाब दिया और उससे कहा, लेकिन भूलो मत, यहाँ भालू भी हो सकते हैं, इतने रोमांटिक मत हो। उसके बाद डैनियल हंस पड़ा। हमने कार एक सुनसान जगह पर पार्क की और झील से थोड़ी दूर पर हमने टेंट लगाने का फैसला किया। पास ही में एक साफ जगह मिली जहाँ पेड़ की छांव थी और जमीन बिल्कुल समतल थी। हमने मिलकर टेंट लगाया, लकड़ियाँ इकट्ठी की और आग जलाने की तैयारी की। जैसे ही आग जली, गर्माहट ने पूरे माहौल को बदल दिया। डैनियल ने अपने बैग से बियर निकाली। रात पूरी तरह से उतर चुकी थी। अब जंगल में बिल्कुल सन्नाटा था। सिर्फ लकड़ियों की चटकने की आवाज़ और कभी कभी दूर से पक्षियों और झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी। मैंने आसमान की ओर देखा। तारे इतने साफ और चमकीले थे कि जैसे हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ सकते हो। करीब आधी रात हो गई होगी। हम दोनों आग के पास बैठे ही थे कि डैनियल ने तभी किसी कहानी का जिक्र किया, कुछ नेटिव अमेरिकन कहानियों के बारे में। उसने कहा, तुम्हें पता है, इस इलाके में लोग कहते हैं कि एक जीव रहता है जिसे स्किन वॉकर कहते हैं। वह इंसानों का रूप ले सकता है, उसकी आवाज़ कॉपी कर सकता है। मैंने उसे बीच में टोक दिया, यार प्लीज़ अभी तो ये शुरू मत कर हॉरर टॉपिक, यहाँ वैसे ही अंधेरा है। डैनियल हंस पड़ा। अरे डर क्यों रहा है, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। मैंने सिर हिलाया और बियर का एक घूंट लिया, पर पता नहीं क्यों उसकी यह बात सुनकर मुझे थोड़ा तो डर लगने लगा था। थोड़ी देर बाद मैं लकड़ियाँ डालने के लिए उठा, तभी मुझे पेड़ों की लाइन के बीच किसी की परछाई दिखी। वे परछाई मुझे बस एक पल के लिए दिखी थी, लेकिन मैंने साफ देखा था कि वहाँ एक औरत खड़ी थी और वे कोई अनजान औरत नहीं बल्कि मेरी बहन थी। मेरी बहन जो कि 3 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मर चुकी थी। मैं उसे देखकर जम गया। दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैं पलक झपकाते हुए फिर से उधर देखने लगा, लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं था। डैनियल ने मेरे से कहा, माइक सब ठीक है ना? मैंने जल्दी से कहा, हाँ हाँ कुछ नहीं, पर मैं अंदर ही अंदर कांप रहा था। कुछ देर बाद डैनियल पानी के लिए झील की ओर गया। मैं आग के पास अकेला बैठा रहा। अचानक मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी, हे माइक। वे आवाज़ मुझे जानी पहचानी लगी। मैं उस आवाज़ की तरफ मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और फिर से वही आवाज़ आई, इस बार बिल्कुल साफ साफ, माइकल हेल्प मी। यह आवाज़ मेरे बचपन के दोस्त एरोन की थी, जो हाई स्कूल के बाद कहीं और शिफ्ट हो गया था। मैं पूरी तरह सन रह गया, गला सूख गया कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। मैंने जोर से कहा, कौन है वहाँ? लेकिन वहाँ केवल खामोशी थी। उसके बाद डैनियल वापस आया तो उसने मेरा चेहरा देखा। उसने मेरे से पूछा, क्या हुआ? तुझे देखने से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो? मैंने झिझकते हुए उसे यह सारी बात बताई कि मैंने अपनी मरी हुई बहन को देखा है और किसी पुराने दोस्त की आवाज़ सुनी है। डैनियल हंस पड़ा, भाई तू थक गया है, ये जंगल ऐसा ही है, रोशनी और सन्नाटा दिमाग से खेलता है। मैंने सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था यह मेरा थकान या कोई वहम नहीं है। करीब 2 बजे आग धीमी पड़ गई थी। डैनियल ने स्लीपिंग बैग में जाने की बात की। हम दोनों टेंट में घुसे और लेट गए, पर नींद नहीं आ रही थी। बाहर से लगातार हल्की हल्की सरसराहट की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई हमारे टेंट के आसपास घूम रहा हो। फिर अचानक किसी ने मेरी ही आवाज़ में बाहर से आवाज़ लगाई, डैनियल बाहर आ। मैंने डैनियल की ओर देखा, वो मेरे बगल में था। उसकी आंखें अब चौड़ी चौड़ी हो गई थी और वे मुझे ही देख रहा था। उसने फुसफुसा कर मुझसे कहा, भाई यह तो तेरी आवाज़ है। मैं खुद इस चीज़ को सुनने के बाद बिल्कुल हिल चुका था। अंदर से डर लग रहा था, लेकिन मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और उससे बोला, कुछ नहीं, बस शायद हवा की आवाज़ है। लेकिन मुझे पता था यह कोई हवा की आवाज़ नहीं है। आवाज़ इतनी सही थी, इतनी फैमिलियर कि मेरे दिल में झटका सा लग गया था। डैनियल ने धीरे से कहा, भाई मुझे लगता है ये कोई हेलुसिनेशन नहीं है, यह कुछ और ही है। मैंने सिर हिलाया। अपने दिमाग को संभालते हुए मैंने कहा, चलो बस चुप रहो, अगर हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा। हमने टेंट में ही चुपचाप बैठने का फैसला किया। बाहर अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। कुछ मिनटों बाद
हम फिर से एक आवाज़ सुनाई दी। इस बार किसी बच्चे की आवाज़ थी और वो हमसे बोल रहा था, माइक हेल्प मी, डैनियल हेल्प मी। मैं कांप उठा। डैनियल ने मेरा हाथ पकड़ा। हम दोनों जानते थे कि बाहर कोई ना कोई जरूर है। करीब आधे घंटे चुप रहने के बाद हमने सोचा कि थोड़ी हिम्मत करके बाहर जाए और देखे कि जमीन पर या आसपास कुछ है या नहीं। जैसे ही हमने टेंट का जीप खोला, ठंडी हवा हमारे चेहरे पे पड़ी। हमने आग की तरफ देखा, वो भी लगभग बुझ चुकी थी। मिट्टी में और झील की तरफ हल्की नमी में कुछ अजीब निशान दिखे, जैसे पैरों के। उसके प्रोपोर्शन बहुत अजीब थे और कुछ निशान मेरे पैर के ऊपर भी थे, जैसे कोई मेरी ही चाल को कॉपी कर रहा हो। डैनियल ने घुटने के बल बैठकर देखा। भाई, यह किसी इंसान का नहीं है। मैंने बस सिर हिलाया। अंदर से डर और बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद हमने धीरे धीरे झील की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। पानी की ठंडी गंध हमारे नाक तक पहुंच रही थी, लेकिन हर कदम पे हमें लगता कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। कभी पत्तियों की सरसराहट तो कभी पानी में हल्की सी हलचल। उसके बाद जैसे ही हम झील के किनारे पहुंचे, मैंने देखा कि पेड़ों के बीच से कोई हल्की सी परछाई हिल रही है। हमने तुरंत मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। डैनियल फुसफुसाया, मैं यहाँ से वापस निकल जाना चाहिए। मैंने सिर हाँ में हिलाया और उससे कहा, पर पहले देख ले कि यह निशान कहाँ तक जा रहा है। तभी पीछे से एक आवाज आई। इस बार किसी बूढ़े की आवाज थी, माइकल, डैनियल। हमने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हमें वहां पर सिर्फ घनी झाड़ियां और पेड़ दिखाई पड़े। दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ पांव कांप रहे थे। हम धीरे धीरे झील से पीछे हट रहे थे। हर कदम पर मुझे लगता कि कोई हमारा पीछा चल रहा है। पत्तियों की हल्की सरसराहट और झाड़ियां हिलती हुई हमें दिखाई दे रही थी, और ये सारी चीजें हमारे डर को और ज्यादा बढ़ा रही थी। अचानक पेड़ की घनी लाइन से कुछ हिलता हुआ हमें दिखाई दिया। हम दोनों की सांसें रुक गई। वहां पर एक परछाई खड़ी थी, बहुत ही लंबी। वह दिखने में तो किसी इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी हड्डियां और उसकी लंबाई बहुत ज्यादा थी। उसके प्रोपोर्शन बहुत अजीब थे। शरीर एकदम काला, दुबला पतला, और हर मूवमेंट तेज और फ्लूइड था। आंखों की जगह सिर्फ एक गहरी छाया थी, जिसके अंदर से पीली रोशनी चमक रही थी। मैंने डैनियल की तरफ देखा। हम दोनों ने हाथ आपस में जोड़े। फिर वो चीज जो भी थी, झील के किनारे से हमारे करीब आने लगी। हर कदम से मिट्टी में बड़े बड़े निशान बन रहे थे, और तभी डैनियल ने फुसफुसाया, माइक, हमें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ये चीज हमें पकड़ लेगी। हमने तुरंत पीछे हटना शुरू किया। वो चीज जो भी थी, उसकी गति इतनी तेज थी कि हमें डर लग रहा था कि वो चीज हमें पकड़ ना ले। लेकिन हम लोग भागते रहे। हमें ऐसा लग रहा था कि वो चीज हमारे पीछे भाग रही है। उसके बाद जैसे ही हम सड़क तक पहुंचे, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा कि वो चीज सिर्फ झाड़ियों के बीच में रुकी हुई है और हमें देख रही थी, लेकिन उसके बाद हमने फिर पीछे नहीं देखा। हम दोनों सड़क पर भागे। बस कार तक पहुंचना ही हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी थी। कार में घुसते ही हमने दरवाजा बंद किया। डैनियल ने जोर से कहा, भाई जल्दी कार चला और यहाँ से निकलते हैं। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और शहर की तरफ निकल पड़े। पूरे रास्ते हम चुप थे। बाहर केवल अंधेरा था, पर अंदर से दिल की धड़कन और भी तेज थी, और डर हमारे साथ साथ चल रहा था। हम दोनों ने उस रात अपने जीवन का सबसे डरावना अनुभव देखा था। वो चीज क्या थी, उसकी आइडेंटिटी और उसका मोटिव हम कभी नहीं जान पाए। लेकिन जहां तक मैं आपको बताऊं, वो चीज एक स्किन वॉकर थी, क्योंकि स्किन वॉकर एक ऐसा क्रिएचर है जो लोगों की आवाज की नकल कर सकता है, और यहाँ तक अपना हुलिया भी चेंज कर सकता है। तो यही थी मेरी कहानी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी 4 सच्ची डरावनी कहानियाँ। आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो पर अगर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही में कमेंट करिएगा कि आपको किस टॉपिक पे कहानियाँ चाहिए। और दोस्तों, हाइप का एक नया बटन आया, उसको भी दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कुछ और सच्ची डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।